गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग जिस महान शख्स और जिस महान मनोवैज्ञानिक के बारे में जानने वाले हैं उनका नाम है जीन पियाजे, जिन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से हम लोग आज एक बहुत ही प्यारा सा सिद्धांत, बहुत ही प्यारा सा जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप लोग देख रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो किसका सिद्धांत है? जीन पियाजे का। कौन सा मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? जीन पियाजे का। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना। संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना। आज उसी के विषय में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि जीन पियाजे कहां के निवासी थे। तो परम आदरणीय जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आदरणीय जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जिन्होंने कई सिद्धांत दिए। उन्हीं सिद्धांतों में से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सीटेट के लिए अगर जिन्होंने जीन पियाजे को नहीं पढ़ा तो उसका सीटेट में जानकारी समझो अधूरा हो जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का मानना है कि पियाजे का क्या मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। वस्तु के बारे में अपने दिमाग में क्या बना लेते हैं? कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे मूवी देखते हैं, देखने के क्रम में उन्होंने क्या देखा कि हीरो मर गया। वो एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। वो क्या करता है कि एक कॉन्सेप्ट बना लेता है और धीरे धीरे उसकी जानकारी जब प्राप्त होती है तो उसे पता चलता है कि अरे रे मैं तो जो देख रहा था वो और असल में ये तो आसमान जमीन का फर्क है। तो कहने का मतलब यह है कि जीन पियाजे ने जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, आती है, वैसे वैसे वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या बता रहा था, धीरे धीरे वो अपने माइंड में क्या बना लेता है? कॉन्सेप्ट बना लेता है कि असल में तो कुछ और होता है, लेकिन हम जो जान रहे थे वह कुछ और था। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। अब बताइए, आपका सवाल आ सकता है कि कौन ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है? सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है? पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। इसलिए बच्चे जो होते हैं ना, किसके अनुसार? जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं।
पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चिंतन, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग, जिसको हम लोग चिंतन कहते हैं, अडल्ट जिसको हम लोग वयस्क कहते हैं, यानी थिंकिंग और एडल्ट से प्रकार मतलब टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। इससे क्या समझे कि बच्चे का जो सोचने की क्षमता होती है वो भले ही अलग होती है, सब अलग अलग सोचते हैं, सबकी सोचने की क्षमता अलग होती है, लेकिन क्वांटिटी में उसका जो आकार होता है सबका सेम होता है, बट सबकी सोचने की नजरिया अलग अलग होती है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी विस्तार से, बट अभी हम लोग सरसरी तौर पर जानते हैं। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग एडल्ट से, ठीक है, प्रकार यानी टाइप में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। यानी सोचने की क्षमता बड़े से बच्चों की अलग होती है, लेकिन सबकी क्वांटिटी सेम रहती है। ये कौन बोल रहा है? जीन पियाजे बोल रहे हैं। जैसे हमारा सोचने का तरीका अलग अलग है, जैसे हमारा सोचने का तरीका अलग अलग है, मगर भगवान ने दिमाग तो सबका एक जैसा दिया है क्वांटिटी में। दिमाग तो सबका एक जैसा दिया है, किसमें? क्वांटिटी में। ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोग जानते हैं, सबसे पहला है अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अनुकूलन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। ये क्या होता है? अनुकूलन जो होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना, वातावरण है, जैसा वातावरण है वैसे अपने आप को डालना, वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ध्यान दीजिए, वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। यानी वातावरण के साथ अपने आप को डालना क्या होता है? जैसे हम सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, जैसे हम लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले हम लोग डीएलएड करते हैं या फिर बीएड करते हैं। अगर पीआरटी का टीचर बनना हो तो हम लोग डीएलएड करते हैं। अगर हमें थोड़ा सा अपर में जाना है, जैसे कि अगर हमें हाई स्कूल का टीचर बनना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? बीएड करना पड़ता है। तो उसी तरह से हमने क्या किया? बीएड किया, उसके बाद क्या किया? एस्टेट किया, एस्टेट करने के बाद क्या किया? हमने बीपीएससी किया। इसका मतलब यह है कि हमने अपने आप को वातावरण के अनुसार अपने आप को डाला, अपने आप को डाला ना, इसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। बढ़िया से समझ गए? मतलब जिस फील्ड में हमें जाना हो उसके अनुसार अपने आप को डालना, उसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन जो होता है ना, इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? दो प्रकार होते हैं, हमेशा याद रखना। अनुकूलन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो होता है ना, आत्मसातकरण। पहला जो होता है क्या होता है? आत्मसातकरण। मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। फिर से समझे कि पूर्व ज्ञान है, बट उस पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ हमने जोड़ लिया, वो क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। फिर से समझे, पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? हम एक छोटे बच्चे को या उसका गार्जियन छोटे बच्चे को लेकर के कहां चले जाता है? जब छोटा बच्चा होता है तो वो जीवन में कभी कुत्ता नहीं देखता है, तो उनको लेकर के जाते क्रम में एक जगह एक कुत्ता का बच्चा रहता है, एक कुत्ता का बच्चा रहता है। उस कुत्ता का बच्चा जो होता है ना, मान लो कि व्हाइट कलर का होता है। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, एक व्हाइट कलर का कुत्ता का बच्चा रहता है। देखता है कि अरे
इसका 4 पैर होता है, एक लंबी सी पूंछ होती है, इसके पूरे शरीर में घुंघरेले बाल होते हैं। तो उसका समझ में आ गया, अरे रे ये तो कुत्ता है। ये क्या करता था? भौं भौं करता है। कुत्ता क्या करता है? भौं भौं करता है। और थोड़ा दूर और बच्चा कुछ दिनों के बाद जब कहीं और जाता है तो देखता है कि एक लाल सा है। एक क्या है? लाल सा है। और इसके भी 4 पैर है और इसके लंबा सा एक पूंछ है। तो उन्होंने देखा कि अरे मैं जो पहले देखा था उसी के तरह सेम है। अंतर यही है कि वो सफेद था और ये क्या है? लाल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसी से मिलता जुलता है। तो पापा अब उसको समझाने लगे, बेटा इसको पहचानते हो? कहा पापा मैं तो पहला वाला जो देखा था तो ये उसी के तरह लग रहा है। अंतर यह है कि वो सफेद था और ये क्या है? लाल है। तो कहा बेटा कलर अलग है लेकिन वो है क्या? तो कहा हमको कुत्ते जैसा लग रहा है। तो कहा कि बेटा कुत्ता ही है। तो कहा कि अरे ये सेम है, मतलब कलर अलग अलग हो सकता है। इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने आत्मसातकरण किया कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। मतलब पूर्व ज्ञान था, उस ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया। मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ करके इन्होंने जान गया कि ये भी कुत्ता है। इसका मतलब यह है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। समझ में आ रहा है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना कौन सी कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे में। दूसरा क्या कह रहा है? सबसे पहला आत्मसातकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। और दूसरा जो होता है ना, समायोजन। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? समायोजन। अब आते हैं समायोजन के बारे में जानते हैं। समायोजन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान को क्या करके? पूर्व ज्ञान को परिवर्तन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन कर दिया। अब कैसे समझेंगे आप? पूर्व ज्ञान में हमने क्या किया था वो सबको पता है। अब उसी तरह से पापा लेकर के चले जाते हैं दूसरी जगह, और दूसरी जगह जो लेकर के जाते हैं तो देख रहा है एक जानवर है, देख रहा है इसके 4 पैर है, इसके 4 पैर है और इसके एक लंबी सी छोटी सी पूंछ है। और देखता है कि इसके भी पूरे शरीर में बाल है, इसके भी 2 आंख है। लेकिन वो जो करता था वो भौं भौं करता था, लेकिन ये जो करता है ये म्यू म्यू करता है। पापा को कहा कि पापा ये कैसा कुत्ता है? कहा बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है? बिल्ली है। कहा ये बिल्ली है? कहा हां। तो उन्होंने क्या किया? तब उसका समझ में आ गया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसका समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि पूर्व ज्ञान में, पूर्व जो ज्ञान था उस ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाया। मतलब कि ये सब जरूरी नहीं है कि सब 4 पैर वाला कुत्ता ही हो, जरूरी नहीं है कि जिसके पूंछ होते हैं वो कुत्ता ही हो, बट वो बिल्ली भी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकता है। मतलब यह है धीरे धीरे उन्होंने अपने ज्ञान को क्या कर दिया? अपने ज्ञान को वातावरण के साथ तालमेल बिठाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने जानकारी को क्या कर लिया? अपने जानकारी को परिपक्व की ओर लेकर के चला गया, अपने जानकारी को धीरे धीरे डेवलप किया। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं समायोजन। समायोजन का मतलब क्या होता है? यानी अपने ज्ञान को परिवर्तन करना, अपने ज्ञान में परिवर्तन करना, समाज के साथ रह करके उसको अलग तरीके से जानना। मतलब हमने यह सीखा। अनुकूलन जो होता है ना, अनुकूलन के 2 प्रकार हमने सीखा। सबसे पहले आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन। किसी को कोई दिक्कत?
अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। अब आते हैं हम लोग आगे जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संगठन। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, संगठन जो होता है ना, जीन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए। कितनी अवस्थाएं बताइए? 4 अवस्थाएं। सबसे पहला जो अवस्थाएं है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए है? ये किस एज के बच्चों को कहा जाता है? 0 से 2 वर्ष। कितने वर्ष? 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों। सबसे पहले हम लोग ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानते हैं। ज्ञानेंद्रिय कितने हैं? हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होती है। क्या क्या होती है? किस किस से हम लोग जानते हैं? सबसे पहला आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इसमें वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। आप कैसे समझोगे? आपके घर में छोटा सा बच्चा है, आप किसी वस्तु को उससे छिपा करके रख लो, उसके दिमाग में आ जाता है। आज जैसे मोबाइल एक ऐसा संसाधन बन गया है, मोबाइल एक ऐसा साधन बन गया है, आप बच्चों को देखना, आज के डेट में बच्चे मोबाइल के पीछे में बहुत भाग रहे हैं। आप उससे थोड़ा सा भी अलग मोबाइल रखो, आप उसको दिखा करके एक बार रख दो, दोबारा आपको पूछने नहीं जाएगा, वो वहां से लेकर के तब देखेगा। इसका मतलब क्या है? इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने यह सीखा कि इसमें वस्तु अस्थायित्व, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अब दूसरा जो होता है, वो तो पहला था संवेदी पेशीय अवस्था, और दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ना, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। जो किस वर्ष? 2 से 7 वर्ष। 2 साल से 7 साल, यानी 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था जो होती है ना, उसको हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह किसके अकॉर्डिंग? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यह क्रिया करने के पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस एज के बच्चे हर चीज समझ पाएगा, हर चीज को देख पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। ये क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, जिसे हम लोग कौन सी अवस्था कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी क्रिया करने से पहले की अवस्था, जिसका एज कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। याद रखना, आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जीन पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है ना, वो कौन सा अवस्था कहलाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों
यानी सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल का एक इमेज बन जाता है, एक फोटो बन जाता है, एक इमेज बन जाता है, एक फोटो बन जाता है। अब बच्चे को आइसक्रीम बोलो, केवल इतना बोलो कि आइसक्रीम, अब उसका माइंड में आ जाता है कि आइसक्रीम कैसा होता है। ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, दिखाओगे कि बेटा इसको ले लो, वो उसे नहीं लेगा, उसे आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि आपने उसे बताया था कि आइसक्रीम। मतलब ये कि जो चीज बोला जाए वो चीज का फोटो उसके स्मरण में आ जाए, उसके दिमाग में आ जाए। इस अवस्था में बच्चे को बहुत हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है। साइकिल के बारे में बोलेंगे तो साइकिल का फोटो आ जाता है उसके माइंड में। किसी भी वस्तु के बारे में हम लोग बोलते हैं तो उसका माइंड में वो, समझ लो यही कि उसके फोटोग्राफी हो जाता है माइंड में, और वो उसके बदले में किसी और चीज को दोगे तो वो नहीं मानेगा। मतलब उसको समझ में आ जाता है कि साइकिल होता क्या है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। मतलब वो क्या होता है, एक मान लो सपोज दैट एक चिप्स होता है, जो चिप्स होते हैं, जो हम लोग चिप्स खाते हैं, उस चिप्स में, वो चिप्स बच्चे को जब दिया जाता है तो बच्चे उस चिप्स को देख करके कभी कभी कहते हैं, मम्मी या पापा देखो ये जो है ना तितली के तरह लग रहा है। किसके तरह लग रहा है? तितली के तरह लग रहा है। तो हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब यह है कि बच्चे पूर्व ज्ञान में जो तितली देखा था वो चिप्स को देख करके कहता है, यानी उसको वो क्या करता है, उसमें जोड़ता है अपने माइंड में। क्या करता है? माइंड को चलाना प्रारंभ कर देता है कि हमने तितली देखा था, पापा ये सेम तितली के तरह लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें बच्चे का माइंड डेवलप करता है। ठीक है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसी के अंदर में जीववाद के बारे में जानते हैं। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है। जीववाद का मतलब क्या होता है? जीववाद होता है जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कभी बच्चा, इसमें जो होता है ना, जीववाद में थोड़ा सा मतलब बहुत ही मनोरंजक बात है कि जीववाद में छोटा सा बच्चा होता है, इसको जो है ना, इसको क्या कहलाता है जीववाद में? जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कहीं गिर गया, छोटा बच्चा कहीं गिर गया, जैसे कि जमीन पे गिर जाता है छोटा बच्चा, और जब बच्चा गिर जाता है तो क्या होता है पता है? जमीन में गिरने के बाद उस बच्चे को जब चोट लगता है तो वो रोने लग जाता है। तो मम्मी क्या करती है पता है? मम्मी जाकर के उस जमीन को ऐसे करके मतलब ऐसे मारती है कि अरे मेरा बच्चा को तो मार दिए, मेरा बच्चा को मार दिए। इसका मतलब बच्चा जो है ना क्या करने लग जाता है? हंसने लग जाता है। बच्चा हंसने लग जाता है, अरे रे मम्मी तो उसका बदला ले लिया। अब बताओ, इसको ये पता नहीं है कि वो मतलब उसको मारने से दर्द होता है कि नहीं होता है। अब दूसरा चीज हम लोग जानते हैं कि छोटा बच्चा है, कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो फाटक होता है, घर का जो किवाड़ी होता है, उस किवाड़ी से जाकर के टकरा जाता है। अब बच्चा जब टकरा जाता है तो आप देखोगे कि बच्चा रोने लग जाता है। अब मम्मी क्या करती है? जाकर के किवाड़ी को डंगाने लग जाता है, उसको मारने लग जाता है, तो बच्चा खुश हो जाता है। उनको ये पता नहीं है कि ये सजीव है कि निर्जीव है। वो हमारी वजह से, यानी हम जाकर के टकराए, वो आकर के हमारे पास नहीं टकराया है कि नहीं। मतलब बच्चे को जो होता है ना, बच्चे को इस एज में ये पता नहीं रहता है, यानी वो जीव के बारे में जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है। तो इसमें इसी को हम लोग जीववाद कहते हैं। अब दूसरा जो होता है ना, अहम केंद्रित जो होता है, अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। बच्चा ये सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है।
मतलब वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता है कि हम जो सोच रहे हैं वही होगा, हम जो जान रहे हैं वही होता है। ये बच्चा सोचता है, उसको हम लोग अहम केंद्रित कहते हैं, है कि नहीं। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, जो वह सोच रहा है, वह सब ठीक है। अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो सबको आइसक्रीम पसंद होगा, है कि नहीं। अगर मुझे दाल भात खाना पसंद है, सबको दाल भात खाना पसंद होगा, है कि नहीं। और दुनिया जाए भार में, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब हम जो कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वही दुनिया सोच रहा है। इसी को हम लोग अहम केंद्रित कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग अपलटावी। अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। आहा, कितना प्यारा सा है। ये क्या होता है, जैसे अपलटावी जो होता है ना, अपलटावी क्या होता है, इसमें बच्चा, मान लो सपोज दैट 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 कितना होता है, 6। या जैसे 6 और 4 कितना होता है, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। यहां पे 6 और 4 हमने दिया तो वो 10 बता दिया, 6 और 4। अब वहीं पे उसको पलट देंगे, 4 और 6 कर देंगे तो क्या होगा। बच्चा थोड़ा सा मतलब अपने आप में कंफर्ट नहीं समझता है, बच्चा थोड़ा सा डगमगा जाता है। वहां पे 6 और 4 था या 4 और 6 था तो बच्चा समझ गया, लेकिन 6 और 4 हमने दिया, बच्चा का माइंड में नहीं आ रहा है कि यहां क्या होगा। इसका मतलब यह है अपलटावी, इसमें बच्चे वस्तुओं की संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। बच्चा इतना मतलब माइंड लगाना नहीं जानता है, तो उसको हम लोग अपलटावी कहते हैं, है कि नहीं। अब दूसरा चीज होता है मुद्रा संपर्तय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि की कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। इस अवस्था में क्या होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी के कुछ स्टेज को हम लोग जान रहे हैं, है कि नहीं। मुद्रा संपर्क तय यानी दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि की कॉन्सेप्ट की कमी होता है। जैसे रुपये पैसे, वजन, भार आदि। जैसे छोटा बच्चा को अगर नोट दे दोगे, वो नोट को छोड़ देगा, लेकिन वहीं पर सिक्के अगर 4-5 मिल जाता है उसको, तो वो उसे पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा, क्योंकि उसको उसका पता नहीं है। उसका क्या पता नहीं है, उसकी कीमत पता नहीं है, उसका मतलब माइंड में ये नहीं है कि इसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू को पता नहीं है। तो इसीलिए बच्चा जो क्या होता है, मुद्रा संपर्तय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि की कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे को यह पता नहीं रहता है कि नोट का कीमत क्या होता है, या मतलब रेच की जो सिक्के होते हैं उसका कीमत क्या होता है, इससे उसका कमी होता है। कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ रहे हैं, बढ़िया से समझते जाएं, है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, इस समय में किसी वस्तु के केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेंट्रेशन कहते हैं। केंद्र पर, जैसे क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, केंद्रीकरण को समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, मोबाइल में बच्चा क्या करता है, गेम खेलता है। मोबाइल में बच्चा गेम खेलता है, आप उसके बगल में कभी जब वो खूब उस गेम के अंदर यानी अपने आप को लेकर के चले आता है, जब अपने पूरे स्मरण शक्ति से, जो अपने पूरे माइंड से कॉन्सेप्ट बना करके वो गेम खेलता है, आप उसके बगल में कुछ भी करो उसको पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या होता है, केंद्रीकरण जो होता है ना, बच्चा अपना पूरा केंद्र को
अपने पूरे केंद्र बिंदु में आ जाता है, मतलब अपने आप को पूरा उसी गेम में लेकर के चले जाता है, उसके बगल में आप कुछ भी कर रहे हो उसको पता नहीं चलता है। इसी को हम लोग केंद्रीकरण कहते हैं। अब दूसरा जो होता है ना संरक्षण, संरक्षण जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। वो कैसे समझेंगे आप? जैसे दो ग्लास ले लेते हैं, एक ग्लास थोड़ा मतलब उसके आकार में, जिसको हम लोग घुंघरेला कहते हैं, यानी देहाती में उसको हम लोग अपने सुरजापुरी भाषा में उसको हम लोग घोघरा कहते हैं, है कि नहीं? घोघरा टाइप का गिलास जो होता है ना, जिसको हम लोग घुंघरेला कहते हैं, ठीक है। को कहता है ना कि देखो थोड़ा सा मतलब घुंघरेला टाइप का हो, है कि नहीं? ग्लास वो छोटा है और एक ग्लास होता है कि मतलब शेप में बड़ा है, आकार में बड़ा है, लेकिन हम लोग देखते हैं यहां पे साइज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा यानी इसका क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। दोनों ग्लास में सेम पानी अटता है, छोटा घुंघरेला ग्लास में भी और जो बड़ा है उसमें भी, ओनली हाइट में बड़ा है पर शेप में यानी उसके अंदर में जो पानी अटेगा वो पानी सेम अटेगा, लेकिन बच्चा देखने में ही कि ये देखने में बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ग्लास में यानी इसमें ज्यादा पदार्थ आएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए बच्चा बड़ा को पसंद करता है। इसीलिए हम लोग इसको संरक्षण, यानी अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। बच्चा बड़ा ही ग्लास को चूज करता है कि नहीं? अब आते हैं हम लोग क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या होता है? इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। जैसे हम देख रहे हैं कि पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, बच्चे को अगर दे दोगे तो कोई छोटा दे देगा, उसके बाद बड़ा दे देगा, फिर छोटा दे देगा, फिर बड़ा दे देगा, फिर छोटा दे देगा, बड़ा दे देगा, उसको उसके साइज का पता नहीं लगता है उस वक्त। इस प्रकार नहीं रख पाता है जिस तरह से रखना चाहिए कि सबसे पहले बड़ा दो, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा दे करके तब रखो और वो बढ़िया से रहता है। लेकिन बच्चे को तो इतना पता नहीं है ना जी, बच्चे को पता नहीं है, इसीलिए क्रमबद्धता का ज्ञान उसको नहीं रहता है। इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता, जैसे नहीं रख पाता जिस तरह से रखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग तीसरा सिद्धांत, जो तीसरा अवस्था जो होता है ना, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ना, हम लोग मूर्त और अमूर्त आगे पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन अभी हम लोग सरसरी तौर पर समझते जाएंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? यह इसका जो एज होता है ना, इसका एज 7 साल से 11 साल तक, यानी 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था जो होती है ना, उसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं और कोई बच्चा हमें देख रहा है, वह हमारे और देख रहा है, अरे सर इस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप जैसे हमें देख रहे हैं, है कि नहीं?
आप हमें देख रहे हैं और देख देख करके पढ़ रहे हैं, सर देखो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, या सर मतलब किस तरह से पढ़ा रहे हैं, या सर देखने में स्मार्ट हैं कि काला है कि क्या है, सर कैसा है। इसका मतलब यह है कि बच्चा जो होता है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा देखता है, बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। क्या चिंतन करता है? चिंता उनके चिंतन, यानी वो चिंतन करता है कि यानी चिंतन में परिपक्वता आ जाती है उसके अंदर। चिंतन यानी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है कि सर देखने में कैसे हैं, है कि नहीं, सर काले हैं कि गोरे हैं, सर का चेहरा कैसा है, सर स्मार्ट है कि नहीं है। मतलब यह है कि बच्चों के अंदर यह ज्ञान आ जाता है, बच्चे किसी मूर्त चीज को, मूर्त और अमूर्त को समझते हैं। मूर्त क्या होता है? जिसे हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। अमूर्त क्या होता है? जिसे हम लोग नहीं देखते हैं, केवल सोचते हैं, और सोच के साथ हम लोग उसको यानी अमूर्त से मूर्त की ओर लेकर के आते हैं, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सरसरी तौर पर जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में अपलतावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। जो हमने ऊपर में पढ़ा, हमने जो ऊपर में पढ़ा वो सारा गुण इसमें आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो ऊपर वाले अगर मन लगा करके सुने होंगे तो उसे यह सब भी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, उसे यह सब भी समझ में आ जाएगा। इस अवस्था में जितने सारे हमने पढ़ा, जितने सारे चीज हमने जाना, वो सारे के सारे गुण इसमें आ जाते हैं। हमने जो ऊपर पढ़ा, इस अवस्था तक आते आते बच्चों के अंदर सब गुण आ जाता है, ये सब गुण से परिपूर्ण हो जाता है कि नहीं। अब आते हैं आगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना जो होता है ना, यह भी इसी अवस्था में आता है, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, उदाहरण के आधार पर, उदाहरण के अकॉर्डिंग, यह भी उसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लग जाता है, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाता है। आप कैसे समझेंगे? पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर देगा, है कि नहीं। यानी पेड़ जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। अब बताओ, पेड़ हमें जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं। इसमें बच्चे को पेड़ के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिए, बाद में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। बच्चा से पूछते हैं कि पेड़ इतना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि पेड़ हमें क्या देती है? ऑक्सीजन। क्या देती है? ऑक्सीजन। हम जो लेते हैं उसको ऑक्सीजन कहते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पेड़ जो श्वसन क्रिया करते हैं, जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं, है कि नहीं। जो हम सांस लेते हैं वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है, जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। हम जो सांस लेते हैं वो पेड़ पौधा जो छोड़ती है वो ऑक्सीजन छोड़ती है जो हम लेते हैं, है कि नहीं। और हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। मतलब हम लोगों का आदान प्रदान होते रहता है। इसीलिए हमारे लिए पेड़ पौधा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपने समझ लिया, है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग लास्ट जो होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से लेकर के 15 साल तक, 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, ठीक है, करने लग जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है? अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। इसमें बच्चा क्या करने लगता है? नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है कि नहीं। उसको हम लोग, यानी इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। नियम दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है,
प्याजे के सिद्धांतों की आलोचना जो होता है ना, क्रिटिसाइज, प्याजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। आप कैसे समझोगे? एक छोटा सा बच्चा को ले लो, उस छोटा सा बच्चा को आप अगर जिस समाज में रखोगे, वो उसी समाज को अपने आप में, यानी उसी समाज में अपने आप को डाल देता है। एक छोटा सा बच्चा को आप देखना, इसीलिए कहा जाता है कि हम जिस समाज में रखेंगे, आप देखना कि जो जिस समाज में रहता है, एक पढ़े लिखे के समाज में अगर कोई आदमी आ जाता है तो वो धीरे धीरे देख रहा है कि हम भी पढ़े लिखे होते तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। अब जैसे कि आप देखोगे कि कोई पुजारी के घर में अगर चला जाता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसके अंदर भी गुण चला जाता है। जैसे कोई नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के क्रम में आप देखना, अगर उसकी माँ और उसके पापा नमाज पढ़ते हैं, छोटा बच्चा भी मुसल्ला लेकर के उसी के बगल में, या कपड़ा लेकर के, पापा मम्मी तो मुसल्ला लेकर के नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो किसी कपड़ा को ही लेकर के बिछा देता है और उसके बाद उसी में बैठ करके वो अपने मन से जो होता है, मम्मी पापा जैसे करते हैं उसको देख देख करके वो ऐसा करता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे जिस समाज में रहते हैं, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं, वो उसी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, उसी को अपने अंदर ग्रहण करने लग जाता है, उसी को अपना जीवन का एक अंग बनाने लग जाता है। इसीलिए प्याजे के अनुसार जो होता है ना, जीन प्याजे के अनुसार, प्याजे के सिद्धांत की आलोचना जो होता है ना, प्याजे ये हमेशा कहा है, प्याजे ने कहा है कि जिस प्रकार आप जिस समाज में बच्चे को जैसे रखोगे, वो बच्चा उसी तरह से होगा। इसीलिए आप भी यही समझो कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार रखेंगे। और दूसरा चीज, जीन प्याजे जो होता है ना, प्याजे के अनुसार क्या होता है, प्याजे कहते हैं कि पहले विकास आया, उसके बाद अधिगम। ठीक है, यानी प्याजे जो होता है ना, प्याजे के अनुसार, प्याजे कह रहे हैं, प्याजे और वाइगोत्स्की, एक चीज हमेशा याद रखना, प्याजे और वाइगोत्स्की के बीच में अधिकतर आप देखोगे कि कभी कभी उसमें मतलब उन दोनों का तालमेल कम बैठता है कि नहीं। जैसे कि जीन प्याजे कह रहे हैं कि पहले विकास आया, उसके बाद अधिगम आया, लेकिन वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले अधिगम आया, उसके बाद विकास आया। इसके विषय में हम लोग विस्तार से सीखेंगे आगे के क्लासों में। इतने तक आप लोग बने रहे, इसके लिए आप सबों को दिल की गहराई से धन्यवाद। और आप YouTube चैनल में जो देख रहे हैं, पंकज एजुकेशन 143, इस चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसी में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सीटेट की प्रत्येक क्लास को दूं, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।